हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश सूत्रा। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज है डे 33 और आप लोगों को मेरे पीछे एक कोटेशन जो है वो लिखी हुई दिख रही होगी। द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज़, और ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में क्या डिफरेंस है? इज़ अ लिटिल एक्स्ट्रा। ये जो छोटा सा एक्स्ट्रा होता है ना, यही ऑर्डिनरी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अंतर डाल देता है। तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं इफ़ यू पुट अ लिटिल मोर एफर्ट एंड ऑब्वियसली यू विल बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो चलिए इसी के साथ जो है स्टार्ट करते हैं हमारा आज का मॉक टेस्ट। तो 1 मिनट का टाइम दीजिएगा और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। Which play of Shakespeare was not included in the first folio by Hemmings and Condell? जब शेक्सपियर का पहला फोलियो आया था 1623 में, तो उन्हीं के साथ ही जो एक्टर्स थे उन्होंने उनके 36 प्लेस को इंक्लूड किया था, मगर जो नहीं किया था इंक्लूड दैट वाज पेरिकल्स और द प्रिंस ऑफ टायर। इस प्ले को इंक्लूड नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2, हु क्रिटिसाइज शेक्सपियर इन अ पैम्फलेट कॉल्ड अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट ब्रॉट विद अ मिलियन ऑफ रिपेंटेंस? ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट, किसने शेक्सपियर को अ ग्रोथ्स वर्थ ऑफ विट कहकर कहा था? और कहते हैं ना कि इससे शेक्सपियर का नाम बदनाम नहीं हुआ था और नाम हो गया था। तो ये यूनिवर्सिटी विट रॉबर्ट ग्रीन ने जो है कहा था, और उनके इसमें उनका कहने का मतलब ये था कि शेक्सपियर जो हैं वो साहित्यिक चोरी कर रहे हैं और उनके प्लेस का कंटेंट चुरा चुरा के वो अब लगातार पॉपुलैरिटी हासिल कर रहे हैं। Who called Shakespeare dear son of memory, great heir of fame? What needest thou such weak witness of thy name and sweetest Shakespeare, fancy's child? ये किसने कहा है शेक्सपियर के लिए? तो ये लाइंस कही गई हैं जॉन मिल्टन के द्वारा। जॉन मिल्टन ने ये शेक्सपियर के लिए ये लाइंस कही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर? ये किसने कहा है? ये कहा है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है अपने सोनेट में मिल्टन में, और जो है उन्होंने मिल्टन को संबोधित करके कहा है मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। और इसके बाद हम बात करते हैं पैराडाइज लॉस्ट की। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज़ नेक्स्ट टू सैटर्न? सैटर्न के नेक्स्ट जो है वो कौन है? पैराडाइज लॉस्ट जो कि आप सभी जानते हैं कि मिल्टन का जो ये एपिक है, मिल्टन के इस एपिक में पहले 10 बुक्स थी, फिर बाद में 12 बुक्स हुई, और मिल्टन ने इसमें ये उन्होंने खुद ही कहा था कि वो ये ऐसी चीज़ लिखना चाहते हैं जो अभी तक ना प्रोज में लिखी गई ना पोइट्री में लिखी गई। इसमें वो यूरानिया को इन्वोक करते हैं। और एक बार मुझसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि इन्वोकेशन टू लाइट तो जो है फर्स्ट बुक में ही है, लेकिन मैंने ये बताया था कि इन्वोकेशन टू लाइट जो है वो 3rd बुक में है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिटवीन द लाइंस होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट में सैटर्न जो है वो जो फॉलन एंजल है, सैटर्न जिसका गिरने से पहले नाम ल्यूसीफर था और जब वो उसका फॉल हुआ तो उसका नाम हो गया सैटर्न। सैटर्न के नेक्स्ट इन कमांड जो है वो कौन है? बेल्ज़ेबब, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, दैट इज बेल्ज़ेबब। ये हैं बेल्ज़ेबब। Now the next question is, who said Milton was a passionate man who lived in passionate times? किसने कहा है कि मिल्टन एक पैशनेट व्यक्ति थे जो कि पैशनेट टाइम्स में रहे हैं? ये कहा गया है जॉन बेली के द्वारा। जॉन बेले ने ये वाली बात जो है वो कही है। इन पैराडाइज लॉस्ट हु पजेस द क्वालिटीज़ ऑफ मिल्टन? ये किसने कहा है कि पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन, वैसे जो एपिक्स होते हैं ना वो ऑटोबायोग्राफिकल होते नहीं हैं,
उसमें पोएट जो है वो अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को अलग रखकर जो है वो लिखा करता है, किसी हीरो के बारे में लिखता है। लेकिन मिल्टन का ये पैराडाइज लॉस्ट जो है वो बहुत हद तक ऑटोबायोग्राफिकल है, और इसमें जो सैटर्न का कैरेक्टर है, जो रिबेलियस स्पिरिट सैटर्न में देखने को मिलती है, बिल्कुल वो रिबेलियस स्पिरिट किसकी है, वो मिल्टन की रिबेलियस स्पिरिट देखने को मिलती है। तो इसीलिए को जो सैटर्न की क्वालिटीज़ जो हैं वो मिल्टन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 10 पाउंड्स डैश मनी। एक चीज़ ये याद रखिएगा, जब मनी की यूनिट्स को या डिस्टेंस को एक यूनिट के तौर पे लिया जाता है तो उसके साथ जो वर्ब होता है वो सिंगुलर लगता है। तो 10 पाउंड्स इज़ अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ आएगा इज़ अ लॉट ऑफ मनी। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर यूज होता है, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ अ फाइन कलेक्शन ऑफ postage stamps. Now the next question is, if I were the prime minister of India, अगर मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता तो ये एक काल्पनिक स्थिति है, तो उसके लिए आप बताएंगे I would help the poor. Some people dash themselves into believing that they are indispensable to their organization. कुछ लोग खुद को ये कहकर धोखा देते हैं कि हम नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं, तो ये खुद को धोखा देना होता है, तो इसे कहते हैं delude. Some people delude themselves. To fly off the handle, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाने को बोला जाता है to fly off the handle, that is to lose one's टेम्पर एंड सेल्फ कंट्रोल। द अल्फ़ा एंड ओमेगा, किसी भी चीज़ की बिगनिंग और एंडिंग को क्या कहा जाता है, अल्फ़ा एंड ओमेगा, तो दैट इज ए। चूज द सिनोनिम्स फॉर द गिवन वर्ड्स। पोल्ट्रून जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है कायर, बहुत ही ज़्यादा कायर व्यक्ति जो होता है उसे पोल्ट्रून कहा जाता है, तो दैट इज कावर्ड एंड डस्टर्ड, दैट्स कावर्ड एंड डस्टर्ड। एक कायर व्यक्ति को कहा जाता है पोल्ट्रून। पॉन्टिफिकल का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा दिखावा पसंद होता है उसे कहा जाता है पॉन्टिफिकल। तो पॉन्टिफिकल के लिए दिखावा पसंद के लिए यहाँ पर आएगा प्रिटेंशियस, स्प्लेंडेड। पॉन्टिफिकल दिखावा पसंद को बोला जाता है, जेब में चवन्नी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा जो है शो ऑफ बहुत करेंगे। पर्टिनेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो होता है, जो केयरफुल होते हैं बहुत ही, उसे कहा जाता है पर्टिनेंट। तो बहुत ही किसी चीज़ को बहुत ही केयर के साथ करना, बहुत ही काम कर रहे हैं कोई तो उसको ऐसे नहीं लापरवाही से कर देना, बहुत ज़्यादा समझदारी पूर्ण ढंग से कार्य करने का, बहुत सजग रह के कार्य करने वाले को कहा जाता है, वो सजग रह के कार्य करना, दैट्स पर्टिनेंट। स्मीयर का मतलब होता है पोतना, कालिक पोतना, कोई इस चीज़ को पोतने को बोला जाता है, तो ये होगा टेंट, खराब करना, स्प्रे करना, दैट इज स्मीयर। सॉलिसिटेड का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, पिटीशन डालना, किसी से जो है निवेदन करना, तो दैट इज सॉलिसिटेड। वन वर्ड देने हैं, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, लिंग्विस्ट। जिसे बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो, दैट इज नोन एज लिंग्विस्ट। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में बस जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, एमिग्रेंट्स। जो बाहर से आके होते हैं उसे इमिग्रेंट्स, ये एमिग्रेंट्स। वन हु लेंड्स मनी एट अ हाई रेट, जो बहुत ऊंचे ब्याज पर पैसे धार देता है उसे क्या कहा जाता है, यूजुअरर, दैट्स यूजुअरर। वन हु लिव्स ऑन फ्लैश, जो कि मांस खाता है, मांसाहारी, तो उसे कहा जाता है कार्निवोरस, मांस भक्षी। वन हु लिव्स डिपेंड्स ऑन अदर्स, जो दूसरों पर डिपेंड होता है, दूसरों पर जीता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है पैरासाइट। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर जीवित रहे, या उसे क्या कहा जाता है, पैरासाइट, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो। चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग, इनमें से कौन से वर्ड की स्पेलिंग करेक्ट है, तो देखिए इसमें से आप पढ़ते हैं पार्लियामेंट,
ये सारे इसमें जो है, इसमें ये है दैट्स ए पार्लियामेंट, दिस इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, PARLIAMENT। एक बार मैंने किसी टेस्ट पेपर में एक आध स्पेलिंग जो है वो ऐसी गलत कर दी थी, आज तक उसको 4 बार मैं करेक्ट उसको पिन उसमें डाल चुकी, आज तक उस पर आता है इसकी स्पेलिंग ये है, इसकी स्पेलिंग। जब कभी कोई अच्छा काम करो उस पर 10 बार जो है ना वैसे कमेंट नहीं आते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब उसी बात पे बार बार आए। लेकिन कभी कभी एक गलती करके देखो, उस पूरी दुनिया आपको उसका एहसास ना दिला दे, ऐसा हो नहीं सकता। टेस्टामेंट, टेस्टामेंट ये देखिए इसका है आंसर है टेस्टामेंट, TESTAMENT। ट्रम्परी दैट इज ये दिस वन, ट्रम्परी। एंड 12th TWELFTH, 12th। pronunciable, and that is now the next word is pronunciable। P pronounce में able जोड़ दीजिए, हो गया pronunciable, तो that is pronunciable। अबे कहाँ चला गया, that is pronunciable। now the next one is which of the statements is incorrect। ये rule based questions हैं। Two or more singular nouns or pronouns joined by and require a plural verb। सबसे पहले इसको समझ लीजिए, अगर दो सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो वो प्लूरल वर्ब लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे अगर हमने यहाँ पे लिखा राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स, तो दो सिंगुलर नाउन्स या दो प्रोनाउंस अगर जुड़े हुए हों तो हम उसमें वर्ब जो लेते हैं वो प्लूरल लेते हैं, तो प्लूरल वर्ब लेते हैं, ये ठीक हो गया। आगे देखिए, व्हेन द प्लूरल नाउन इज प्रॉपर नेम इट टेक्स प्लूरल वर्ब। अगर जो प्लूरल व्हेन द प्लूरल नाउन इज अ प्रॉपर नेम, प्लूरल नाउन, अब हमने यहाँ पे लिखा कीट्स, कीट्स पोएम्स, तो भाई अगर इसका मतलब है ये नेदरलैंड्स, अगर कोई जो नाम है किसी कोई प्रॉपर जो नाम है वो जो प्रॉपर नाम है वो प्लूरल है, यानी कि उसमें एस लगा हुआ है, तो वो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, तो ये तो नहीं है, ये तो गलत है कि कोई भी प्लूरल नाउन जो है अगर प्रॉपर नाम है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेगा, ऐसा नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गलत है। फिर भी मैं बाकी के भी पढ़ देती हूँ। अ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर। एक प्रोनाउन जो है वो अपने विद इट्स एंटीसीडेंट इन पर्सन नंबर एंड जेंडर, एक प्रोनाउन जो है वो अपने से पहले आने वाले पर्सन नंबर और जेंडर के अनुसार होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। द इंडेफिनेट प्रोनाउन वन शुड बी यूज्ड थ्रू नाउन, तो ये है कि भाई इंडेफिनेट प्रोनाउन जो वन है वो नाउन के द्वारा यूज़ किया जाना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। फाइंड द इनकरेक्ट वन, द वर्ब मेक इज फॉलोड। जो वर्ब मेक है वो फॉलोड बाय बेयर इन्फिनेटिव, बिल्कुल सही बात है कि वर्ब मेक जो है उसके बाद बेयर इन्फिनेटिव था, ही मेक मी वॉश द क्लोथ्स, तो वॉश आएगा, टू नहीं आएगा। द वर्ब्स डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर एंड रिक्वेस्टेड आर ट्रांजिटिव वर्ब। ही डिस्कस्ड अ स्टोरी, तो डिस्कस्ड व्हाट, अ स्टोरी, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अ ट्रांजिटिव वर्ब इज दैट वर्ब विच ट्रांसफर्स इट्स एक्शन ओवर द ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब से सही बात है। टू मॉडिफाइज द वर्ड इट सक्सीड्स, टू अपने से जिस वर्ड के पीछे लगता है उसी को मॉडिफाई करता है, ये बिल्कुल सही बात है। अगर हमने यहाँ पे लिखा आई टू, तो इसका मतलब हो गया मैं भी। इन प्लेस ऑफ टू वेरी कैन बी यूज, ये गलत है क्योंकि टू जो होता है वो मोर देन रिक्वायर्ड के लिए यूज़ किया जाता है और वेरी अच्छे एडजेक्टिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। टू इज़ यूज बिफोर नेगेटिव एडजेक्टिव्स वेर एज वेरी इज़ यूज बिफोर पॉजिटिव एडजेक्टिव्स, तो इसीलिए टू की जगह पर वेरी नहीं यूज़ किया जा सकता, इसीलिए इसका आंसर है डी। चलिए नेक्स्ट वो लेते हैं। शी लिव्ड इन द मिडल ऑफ अ ग्रेट वुड, द अंडरलाइंड फ्रेज इज। She lived in the middle of a great wood. She lived where? ये जो lived है
ये अगर आप इससे पूछें तो ये वेयर का जवाब दे रहा है, और जो चीज़ व्हाट का जवाब ना दे, नाउन को मॉडिफाई ना करे, वेयर का जवाब दे, और वैसे भी इसमें कोई फाइनाइट वर्ब नहीं है, तो ये है हमारा एडवर्ब फ्रेज जो है ये है। आई ऑफन वंडर, मैं अक्सर सोचता हूँ क्या, मैं क्या सोचता हूँ, तो ये वंडर जो है वो जवाब दे रहा है क्या, ये हाउ कोई मैनर का जवाब नहीं दे रहा कि कैसे करते हैं। आई ऑफन वंडर हाउ ही डिड इट, तो इसका मतलब ये है कि भाई मैं अक्सर सोचता हूँ क्या उसने कैसे किया। तो क्या का जो जवाब देता है वो फ्रेज जो होता है दैट इज नाउन फ्रेज। And the next question is the relative pronoun that has the same form in the singular and plural, कि जो relative pronoun that होता है वो उस सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव में एक सा रहता है। भाई दैट का दैट रहता है, चाहे नॉमिनेटिव में लगे चाहे एक्यूजेटिव में लगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव में लगे, इसका जेनेटिव केस नहीं होता। जैसे हु का हुज होता है, ठीक है, लेकिन इसका विच का ऑफ विच होता है, लेकिन इसका कोई के जेनेटिव केस नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए ये है हमारा ट्रू, दैट इज़ ट्रू। तो आज के लिए सेशन छोटा सा ही सेशन मैंने रखा है, और आज के लिए बस इतना ही मैं कहूँगी कि इतना ही मैं करवा पाऊँगी। बाकी का मिलते हैं कल, और पढ़ते रहिए।